यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज आपका स्वागत है। अपना रिवीजन लेक्चर नंबर 5 है, वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। 4 रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और होप सो आप सब लोगों ने देख लिए होंगे। तो आज हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक है वो इस रिवीजन लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म से। तो सर क्वेश्चन ये आता है, सर पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी क्या इनकम टैक्स में अलग अलग है? आंसर इज नो। इन इनकम टैक्स मैं बता दूं, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी दोनों सेम है। तो इनकम टैक्स में जहां पे भी पार्टनरशिप फर्म का नाम आता है, इसका मतलब यहां पे एलएलपी भी साथ में आ जाएगी। लेकिन एक चीज समझना, जो सेक्शन 44 एडी अपन ने पढ़ी थी अंडर पीजीबीपी, वो 44 एडी पार्टनरशिप फर्म को मिलता है, बट वो एलएलपी को नहीं मिलता है। तो एक सिर्फ इतना सा फर्क है जो आपको मैं पीजीबीपी में मैंने पढ़ाया था। तो चलो अब क्वेश्चन ये आता है, सर पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स कौन सी रेट से लगता है? तो पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स रेट इज 30%। 30% फ्लैट 30% की रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन पार्टनरशिप फर्म का टोटल इनकम है, अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा है, पार्टनरशिप फर्म का टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, तो सरचार्ज लगेगा 12% की रेट से, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपको 4% की रेट से लगेगा। अब एक और चीज समझना, पार्टनरशिप फर्म से जो भी शेयर इन प्रॉफिट मिलता है वो पार्टनर के हाथ में पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बिकॉज शेयर इन प्रॉफिट पे ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म टैक्स भर देती है। तो पार्टनर के हाथ में वो शेयर इन प्रॉफिट पूरा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन जो भी इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को मिलता है, वो इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होता है अंडर द हेड पीजीबीपी। क्या सर इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होता है अंडर द हेड पीजीबीपी? आंसर इज यस। सो इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी इन हैंड्स ऑफ द पार्टनर। लेकिन कितना टैक्सेबल होगा? जितना पार्टनरशिप फर्म को अलाउ होता है। तो जितना पार्टनरशिप फर्म को अलाउ होता है, उतना का उतना पार्टनर के हाथ में क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है। अब एक और चीज समझना, सेक्शन 40B पढ़ते हैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है। वो ये बोलती है कि पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनर को रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट देते हैं, तो वो कब अलाउ होता है, कब डिसअलाउड होता है? तो यहां पे बेटा 5 कंडीशन। पहली कंडीशन यह है कि रेम्यूनरेशन अगर वर्किंग पार्टनर को दिया तो ही अलाउ है। अगर रेम्यूनरेशन किसी स्लीपिंग पार्टनर को दिया तो अलाउ नहीं होगा। मिस मैंने क्या बोला? रेम्यूनरेशन इज अलाउड ओनली इफ इट इज पेड टू द वर्किंग पार्टनर। अगर स्लीपिंग पार्टनर को दिया तो अलाउ नहीं होगा। लेकिन इंटरेस्ट है वो आप स्लीपिंग पार्टनर को दे सकते हो। तो इंटरेस्ट इज अलाउड इवन इफ इट इज पेड टू द स्लीपिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर, बट रेम्यूनरेशन इज अलाउड ओनली इफ इट इज पेड टू द वर्किंग पार्टनर। अब एक और चीज समझना, रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट तभी अलाउ होगा व्हेन इट इज ऑथोराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड से ऑथोराइज होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड में या तो रेम्यूनरेशन के लिए अमाउंट लिखा होना चाहिए, या फिर मैनर लिखा होना चाहिए, और इंटरेस्ट के लिए या तो रेट लिखी हुई होनी चाहिए, या उसका मैनर है वो लिखा हुआ होना चाहिए। सो इफ इट इज ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड तभी अलाउ होता है, अदरवाइज रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट है वो पार्टनरशिप फर्म को अलाउ नहीं होगा। एक और चीज समझना, पार्टनरशिप डीड में जो रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है वो प्रोस्पेक्टिवली है तो प्रोवाइड तो अलाउ होगा। इफ इट इज रेट्रोस्पेक्टिवली तो अलाउ नहीं होगा। तो रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट इज अलाउड इफ इट इज प्रोवाइडेड प्रोस्पेक्टिवली। इफ इट इज रेट्रोस्पेक्टिवली तो उस केस में अलाउ नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर ये प्रोस्पेक्टिवली रेट्रोस्पेक्टिवली क्या होता है? जैसे आई कैन टेक एग्जांपल कि अपना एक पार्टनरशिप फर्म है जो 1 अप्रैल से चल रहा था। अब उसमें अपन ने क्या किया, पार्टनरशिप डीड में कोई भी रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट का जिक्र नहीं है। आज हम क्या करते हैं, रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं और हम बोलते हैं कि 1 अप्रैल से रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट है वो अलाउ होना चाहिए। क्या ये सही है? आंसर इज नो। आज अगर आप पार्टनरशिप डीड को अमेंड कर रहे हो तो आज के बाद जो रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट आप पे करोगे वो अलाउ हो जाएगा, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली है वो अलाउ नहीं होता। 4th कंडीशन ये बोलती है कि इंटरेस्ट जो मिलता है पार्टनर को, पार्टनर कैपिटल पे या पार्टनर लोन पे, मैक्सिमम 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की रेट से अलाउ होगा। मींस व्हाटएवर इंटरेस्ट टू द पार्टनर ऑन द पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स लोन, मैक्सिमम अलाउ कितना होगा? 12% पर एनम है, उससे अलाउ होगा, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट की रेट से। अब एक और चीज समझना, यहां पे आपको रेम्यूनरेशन कितना अलाउ होगा? तो रेम्यूनरेशन पार्टनर को जो भी देंगे वो कितना अलाउ होगा? दैट डिपेंड्स ऑन द बुक प्रॉफिट। आपको बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और बुक प्रॉफिट बेसिस पे अलाउ हो जाएगा। बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ध्यान रखना, बुक प्रॉफिट मींस पीजीबीपी का इनकम जस्ट बिफोर द रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन लेस करने से पहले पीजीबीपी का आपका इनकम कितना है? दैट इज कॉल्ड योर बुक प्रॉफिट। और बुक प्रॉफिट का पहले आप ले लो 90%। मींस 3 लाख तक का जो बुक प्रॉफिट रहेगा ना, वो 3 लाख तक के बुक प्रॉफिट पे 90% और 1,50,000 विच एवर इज हायर, एंड जो भी बैलेंस बुक प्रॉफिट बचेगा उस पे 60%। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले 3 लाख तक का बुक प्रॉफिट को अलग कर दो, और 3 लाख तक के बुक प्रॉफिट पे 90% और 1,50,000 विच एवर इज हायर, एंड जो भी बैलेंस बुक प्रॉफिट रहेगा उस पे 60%। और ये जो तुमको लिमिट आएगी दैट इज कॉल्ड अलाउएबल रेम्यूनरेशन। अब एक चीज समझना, जो भी तुम्हारा अलाउएबल रेम्यूनरेशन है और जितना आपने एक्चुअल रेम्यूनरेशन दिया है, विच एवर इज लोअर है वो आपको अलाउ हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे आप एक चीज ध्यान रखना
कि अगर मान लो बुक प्रॉफिट की जगह बुक लॉस आ जाता है तो भी क्या कुछ रेम्यूनरेशन अलाउ होगा? आंसर इज यस। अगर बुक लॉस हो जाता है तो भी आपको 1,50,000 का रेम्यूनरेशन है वो पार्टनरशिप फर्म को अलाउ हो जाएगा। अब एक और चीज समझना है यहां पे, सर बुक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया बुक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आप पीजीबीपी का इनकम निकाल दो जस्ट बिफोर द रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन लेस करने से पहले जो भी पीजीबीपी का इनकम होता है दैट इज द बुक प्रॉफिट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना आप लोग, यहां बुक प्रॉफिट निकालते टाइम अगर तुम्हारा कोई भी अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो वो भी लेस होगा। मींस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन तो ऑब्वियसली आप लेस करोगे, लेकिन तुम्हारा कोई भी अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है जो ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो भी लेस होगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द बुक प्रॉफिट। और जो भी बुक प्रॉफिट आएगा उस बुक प्रॉफिट पे आपको रेम्यूनरेशन कितना अलाउ होगा? अप टू 3 लाख तक का 90% और 150 व्हिचएवर इज हायर, और जो बैलेंस बचेगा उस पे आपको 60%। अब एक और चीज समझना बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, ये पॉइंट सिर्फ इंटरेस्ट के लिए है। और ये पॉइंट क्या बोलता है कि अगर कोई भी पार्टनर है वो किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है इंडिविजुअल कैपेसिटी पे, कोई पर्सन है वो किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है इंडिविजुअल कैपेसिटी पे, और उसको अगर कोई भी इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे मिल रहा है तो उस पे बेटा 40B का लिमिट नहीं लगेगा। मींस 12% से ज्यादा इंटरेस्ट है तो भी पार्टनरशिप फर्म को अलाउ हो जाएगा। एंड दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन है वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है ऑन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, अगर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे पार्टनर है और उसको अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे कोई इंटरेस्ट मिलता है तो उस पे 40B का लिमिट है वो नहीं लगेगा। तो मैंने आपको क्या बोला? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, मेरी तरफ देखो। अगर कोई पर्सन है वो किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे है, और अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिल रहा है या रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे पार्टनर और रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो 40B का लिमिट लगेगा, मैक्सिमम इंटरेस्ट 12% अलाउ होगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है इंडिविजुअल कैपेसिटी पे और इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे मिल रहा है, या अगर वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे पार्टनर है और इंटरेस्ट अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे मिल रहा है तो उस पे 40B का लिमिट नहीं लगेगा। मींस 12% से ज्यादा इंटरेस्ट है तो भी अलाउ हो जाएगा, बट वो इंटरेस्ट है वो तुम्हारा रीजनेबल होना चाहिए। लेकिन एक चीज समझना, ये पर्टिकुलर जो चीज मैंने आपको बताई ये सिर्फ एंड सिर्फ इंटरेस्ट के केस में लगता है। रेम्यूनरेशन अगर आपको मिलता है, भले आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे पार्टनर हो या इंडिविजुअल कैपेसिटी पे पार्टनर हो, यहां पे रेम्यूनरेशन पे 40B का लिमिट है वो लिमिट लगेगा ही। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन होती है 78 ये बोलती है कि अगर कोई भी पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो या तो कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उसके हिस्से के जो भी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज है, उसके हिस्से के जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज ना तो पार्टनरशिप फर्म कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी और ना ही वो पार्टनर कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा। तो जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, 3 पार्टनर है ABC, टोटल लॉस है वो 9 लाख पुराना चला आ रहा है। मान लो A है वो चला जाता है तो A का हिस्से का लॉस जो 3 लाख है वो 3 लाख है, वो पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज पार्टनर उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। लॉस में कोई भी लॉस, पीजीबीपी का, कैपिटल गेन का कोई भी लॉस है वो पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज द पार्टनर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो उसके हिस्से के जो भी लॉसेस रहेंगे वो ना तो पार्टनरशिप फर्म कैरी फॉरवर्ड कर सकती है और ना ही वो पार्टनर कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। अब एक और चीज समझना, यहां पे ये जो सेक्शन है ना ये सिर्फ लॉसेस के केस में लगती है। अगर यहां पे अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को पार्टनरशिप फर्म है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में एक चीज समझना, सेक्शन होती है 184 ये बोलती है दैट इज द असेसमेंट ऑफ द फर्म। क्वेश्चन ये आता है कि फर्म को फर्म कब माना जाएगा। मैं बता दूं फर्म को फर्म कब माना जाएगा, जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन वहां पे बेटा पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये कि पार्टनरशिप डीड में PSR मेंशन होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन ये कि जब भी पार्टनरशिप फर्म बनती है तो जब भी पार्टनरशिप फर्म पहला रिटर्न फाइल करेगी उस रिटर्न के साथ में उनका डीड को लगाएगी। तो देखो बेटा, मैंने बोला पार्टनरशिप फर्म कब मानी जाती है, जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, दूसरी कंडीशन उसमें PSR मेंशन होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन जो है कि भैया पहले रिटर्न के साथ में डीड को लगाना है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल डीड को रिटर्न के साथ में लगाते नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आज की डेट में क्या होता है, ई रिटर्न फाइल होता है, तो उस केस में डीड की कॉपी साथ में लगाते नहीं है। अब एक चीज समझना, सेक्शन 185 ये बोलती है कि अगर मान लो 184 का वायलेशन हो गया, 184 सेक्शन का वायलेशन हो गया, या फिर पार्टनरशिप फर्म ने सेक्शन 144 का कोई डिफॉल्ट कर दिया। 144 कौन सा, तुम्हारा असेसमेंट में बैड जजमेंट असेसमेंट वाला, तो 144 का कोई डिफॉल्ट कर दिया या 184 का वायलेशन हो गया, तो सेक्शन 185 ये बोलती है कि पार्टनरशिप फर्म जो भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट देती है वो अलाउ नहीं होगा, 1 रुपया भी पार्टनरशिप फर्म को अलाउ नहीं होगा। और जब पार्टनरशिप फर्म को अलाउ नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द पार्टनर, वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल भी नहीं होगा। तो जब पार्टनरशिप फर्म को अलाउ नहीं हो रहा है तो वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल भी नहीं होगा। उसके बाद एक सेक्शन होती है 187
187 बोलती है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर मान लो किसी भी साल कोई पार्टनर है वो रिटायर हो जाता है या कोई पार्टनर एडमिट होता है, लेकिन एटलीस्ट एक पुराना पार्टनर कंटिन्यू करता है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। या तो कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या कोई पार्टनर एडमिट करता है, लेकिन एटलीस्ट पुराना एक पार्टनर कंटिन्यू करता है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। या फिर ऑल पार्टनर कंटिन्यू करते हैं लेकिन उनका पीएसआर चेंज हो जाता है, ऑल पार्टनर कंटिन्यू करते हैं लेकिन उनका पीएसआर चेंज हो जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब एक चीज समझना, एक सेक्शन होती है 188, दैट इज कॉल्ड सक्सेशन ऑफ फर्म। सक्सेशन ऑफ फर्म क्या होता है कि अगर जो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वो तुम्हारा सक्सेशन माना जाएगा। जैसे एबीसी पार्टनर थे और यहां पे आपका डीईएफ हो गया, दैट इज कॉल्ड सक्सेशन। बट अगर मान लो एबीसी थे, उसमें से ए चला गया और बीसीडी हो गया, तो वो तुम्हारा चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है। अब एक चीज समझना, सक्सेशन और चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क क्या रहेगा कि अगर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है तो उस ईयर में उस पार्टनरशिप फर्म का एक ही रिटर्न जाएगा, लेकिन अगर सक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में उस ईयर में पार्टनरशिप फर्म के दो रिटर्न जाएंगे। एक तो प्रीडिसेसर पार्टनरशिप फर्म अपना रिटर्न फाइल करेगी और एक सक्सेसर पार्टनरशिप फर्म है वो अपना रिटर्न फाइल करेगी। उसके बाद में एक सेक्शन होती है 188A। 188A इज अ जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। अब एक चीज समझना, जिस ईयर में कोई भी पर्सन पार्टनर था किसी पार्टनरशिप फर्म में, इवन फॉर द वन डे, देन ऑल्सो उस ईयर की जो भी पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी आएगी उसके लिए वो पार्टनर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल है। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल कि मान लो अमर अकबर एंथनी तीन पार्टनर थे, उन्होंने बीबी सर को इस साल पार्टनर बना दिया और वो 10 साल से पार्टनर थे। वो 10 साल से पार्टनर थे, ए बी लाइक अमर अकबर एंड एंथनी, और बीबी सर को इस साल पार्टनर बना दिया। हो सकता है इस साल मैं पार्टनर रहा 10 दिन, उसके बाद मैं वापस रिटायर हो गया। अब एक चीज समझना, आगे जाके फ्यूचर में अगर करंट ईयर की कोई भी लायबिलिटी आएगी तो उसके लिए बीबी सर इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल अलोंग विद द अमर अकबर एंड एंथनी। लेकिन जो भी लास्ट 10 ईयर्स की लायबिलिटी आएगी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? अमर अकबर एंड एंथनी, दैट इज द सेक्शन 188A। एंड एक सेक्शन होती है 189। 189 सेक्शन ये बोलती है कि अगर किसी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है या डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस होता है, अगर कोई फर्म है उसका डिसोल्यूशन हो गया या डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस हुआ, तो पहली चीज तो ये कि वो फर्म जिस टाइम पे, जो डिसोल्यूशन के टाइम पे या डिसकंटिन्यूएशन के टाइम पे जो उसका स्टेटस था वही स्टेटस कंटिन्यू होगा। वही स्टेटस कंटिन्यू होगा मींस फ्रेश असेसमेंट आ सकता है, उस पे नया असेसमेंट भी आ सकता है, उसका जो असेसमेंट चल रहा है वो असेसमेंट कंटिन्यू करेगा। और एक और चीज समझना, डिसोल्यूशन के टाइम पे जो भी पार्टनर थे, दैट ऑल पार्टनर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मतलब पार्टनरशिप फर्म की कोई भी लायबिलिटी आएगी उसके लिए जॉइंटली एंड सेवरली लायबल कौन होगा? जो पार्टनर था जिस दिन उसका डिसोल्यूशन हुआ। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल कि अमर अकबर एंड एंथनी लास्ट के 10 साल से पार्टनर थे, करंट ईयर में बीबी सर भी पार्टनर बने, मैं पार्टनर बना, और जैसे ही मैं पार्टनर बन गया फर्म का डिसोल्यूशन हो गया। तो जैसे ही फर्म का डिसोल्यूशन हो गया तो मैं बताऊं लास्ट के 10 साल की जो लायबिलिटी फर्म की आएगी उसके लिए आई एम ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल, मींस मैं भी रेस्पॉन्सिबल हूं लास्ट की 10 साल की लायबिलिटी के लिए। आंसर इज यस, आंसर इज यस, मैं भी लायबल रहूंगा, क्योंकि जो लोग डिसोल्यूशन के टाइम पे रहते हैं उनको असेट में उनका हक होता है, तो ऑब्वियसली जो भी लायबिलिटी आएगी उसके लिए मैं भी रेस्पॉन्सिबल हूं। एंड सेक्शन 167C ये बोलती है कि भैया अगर किसी भी एलएलपी की बात करें तो एलएलपी एक्ट में लिखा हुआ है कि पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के लिए एलएलपी के पार्टनर की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी। तो फॉर द पर्पस ऑफ द इनकम टैक्स एलएलपी के पार्टनर की लायबिलिटी है वो भी क्या हो रहेगी? अनलिमिटेड। यू गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज द टैक्सेशन ऑफ एओपीबीवाई। अब एक चीज समझना, एओपीबीवाई है वो अपने मेंबर को जो भी रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट देता है वो पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। मींस एओपीबीवाई ने अपने मेंबर को रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट दिया वो पूरा डिसअलाउड हो जाएगा ड्यू टू द सेक्शन 40BA। वहां पार्टनरशिप फर्म में तो अपने क्या पढ़ा था कि पार्टनर जो है, पार्टनर को रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म देती है, वो पार्टनरशिप फर्म को अलाउ होता है और वो लिमिट्स वगैरह दे रखी थी। लेकिन गाइस यहां पे एक चीज ध्यान रखना, एओपीबीवाई ने अपने मेंबर को जो भी रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट दिया वो पूरा डिसअलाउड करना है। लेकिन इंटरेस्ट को डिसअलाउड करते टाइम एक चीज ध्यान रखना कि भैया जो इंटरेस्ट है ना वो नेट ऑफ करके डिसअलाउड करना है। नेट ऑफ करके डिसअलाउड उसका मतलब क्या हुआ? जैसे आई कैन टेक एग्जांपल के एओपीबीवाई ने अपने मेंबर को जो इंटरेस्ट दिया वो 20,000 है, लेकिन मेंबर से इंटरेस्ट मिल रहा है वो 7,000 है, तो डिसअलाउड क्या 20,000 होगा? आंसर इज नो, डिसअलाउड ओनली 13,000 होगा। तो जो नेट ऑफ करने के बाद जो इंटरेस्ट रहेगा उतना आपको डिसअलाउड करने का है। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है कि एओपीबीवाई पे टैक्स रेट क्या होती है। तो मैंने आपको पहले तो क्या बता रखा है, पहले टॉपिक में मैंने बताया था कि एओपीबीवाई पे जो टैक्स रेट रहेगी वो स्लैब रेट से रहेगी, लेकिन क्या स्लैब रेट से एओपीबीवाई पे टैक्स लगता है? आंसर इज नो। तो इधर देखो, सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि एओपीबीवाई का जो भी पार्ट, जो मेंबर है, वो मेंबर का शेयर नोन है या अननोन है। अगर मेंबर का शेयर है वो नोन है तो क्या होगा? तो इधर देखना सब लोग,
जो मेंबर्स है वो मेंबर का शेयर्स नोन है, जितने भी एओपी बीओआई में मेंबर है, मेंबर का पीएसआर है वो नोन है। अब एक चीज समझना, उसमें दो पार्ट। सबसे पहला कि ऑल मेंबर हैविंग नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू बेसिक एग्जेम्पशन। जितने भी मेंबर है उन सब मेंबर का नेट टैक्सेबल इनकम जो है, टोटल इनकम है, वो अप टू बेसिक एग्जेम्पशन है, मींस 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है। मींस जितने भी मेंबर है, ऑल मेंबर का नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू 2,50,000। तो उस केस में आप एक काम करो, एओपी बीओआई की इनकम पे टैक्स लगा दो स्लैब रेट से। मींस एओपी बीओआई की इनकम है वो स्लैब रेट से टैक्स लगेगा, मींस अप टू 2,50,000, कोई टैक्स नहीं, 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। मींस लाइक अ इंडिविजुअल वैसे स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन मान लो एक या एक से ज्यादा मेंबर ऐसा है जिसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, मींस जो अदर इनकम है, इस एओपी बीओआई से जो शेयर मिलने वाला है उसको छोड़ के जो अदर इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा हो गई, तो आप एक काम करो, एओपी बीओआई की जितनी भी टोटल इनकम रहेगी ना, दैट टोटल इनकम इज टैक्सेबल एट द रेट एमएमआर, वो एमएमआर की रेट से टैक्सेबल हो जाएगी। तो देखो बेटा, मैंने दो पार्ट, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। सबसे पहला, जितने भी मेंबर है उन मेंबर का शेयर नोन है। पहली चीज, मेंबर्स है वो मेंबर्स का शेयर नोन है। उसमें दो पार्ट। सबसे पहले, ऑल मेंबर इज हैविंग टोटल इनकम इज अप टू बेसिक एग्जेम्पशन, तो एओपी बीओआई पे टैक्स लगा दो स्लैब रेट से। बट अगर मान लो एक या एक से ज्यादा मेंबर ऐसे हैं जिनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, तो आप टैक्स लगा दो एमएमआर की रेट से। एओपी बीओआई की इनकम विल बी टैक्सेबल एट द रेट एमएमआर, वो एमएमआर की रेट से टैक्स लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो मेंबर का शेयर अननोन है तो क्या होगा? कोई भी मेंबर है उसका शेयर नोन ही नहीं है, शेयर ही अननोन है करके, ठीक है? तो उस केस में आप एक काम करो, टोटल एओपी बीओआई की इनकम है दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 42.744%, मींस एमएमआर की रेट से टैक्स लग जाएगा। तो ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, दो पार्ट, शेयर नोन, शेयर अननोन। पहले शेयर नोन है और ऑल मेंबर इनकम इज अप टू बेसिक एग्जेम्पशन, टैक्सेबल एट स्लैब रेट। बट अगर एक या एक से ज्यादा मेंबर ऐसा है जिसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, तो एमएमआर की रेट से टैक्स लगा दो। और अगर शेयर नोन ही नहीं है तो पूरी इनकम पे एमएमआर की रेट से टैक्स लगा दो। अब एक चीज समझना, उसके बाद मैंने दो नोट दे रखे, दैट इज द नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2। अब एक चीज समझना, नोट नंबर 1 ये बोलता है कि मेंबर का शेयर नोन है, मेंबर जो है मेंबर का शेयर नोन है, लेकिन कोई एक मेंबर ऐसा है, एक या एक से ज्यादा कोई मेंबर ऐसा है जिसका इनकम टैक्सेबल होता है एमएमआर से भी ज्यादा रेट पे। अगर किसी पर्सन पे टैक्स रेट है वो 42.744% से भी ज्यादा की टैक्स रेट है, मींस कोई पर्सन ऐसा है जिसके लिए टैक्स रेट है वो एमएमआर से भी ज्यादा है। तो एक बात बताओ, एओपी बीओआई में मेंबर का शेयर नोन है, आंसर इज यस। तो एओपी बीओआई की टोटल इनकम जो होगी ना, उसमें से उस मेंबर का जितना शेयर होगा, उस मेंबर का जितना शेयर होगा, वो शेयर पे उस हायर रेट से टैक्स लग जाएगा और बाकी वाली इनकम पे एमएमआर की रेट से टैक्स लग जाएगा। एंड दूसरा पार्ट क्या बोलता है कि अगर मेंबर का शेयर नोन नहीं है और कोई मेंबर ऐसा है दैट इज टैक्सेबल एट रेट हायर देन एमएमआर, तो आप एक काम करो, एओपी बीओआई की जितनी भी इनकम है ना, वो पूरी इनकम पे आप हायर रेट से टैक्स लगा दो। जितनी भी इनकम है उस पूरी इनकम पे आप क्या करो, हायर रेट से टैक्स है वो हायर रेट से टैक्स लगा दो। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, सर क्वेश्चन ये आता है कि सर मान लो एओपी बीओआई को लॉस होता है, तो लॉसेस है वो मेंबर में बांटे जाएंगे या एओपी बीओआई खुद ही कैरी फॉरवर्ड करेगी? राइट आंसर इज एओपी बीओआई खुद कैरी फॉरवर्ड करेगी। जो प्रॉफिट होता है वो तो उस पर टैक्स भरने के बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, एओपी बीओआई है वो खुद कैरी फॉरवर्ड करेगी। अब एक और चीज समझना, सर मान लो एओपी बीओआई को कोई स्पेशल रेट्स की इनकम होती है, जैसे एलटीसीजी 20% वाला, एसटीसीजी 111A वाला 15%, एलटीसीजी 112A वाला 10%, तो उस पे टैक्स कौन सी रेट से लगेगा? तो मैं बताऊं, उस पे टैक्स है वो स्पेशल रेट से ही लगेगा। तो जो स्पेशल रेट वाली इनकम रहेगी उस पे टैक्स है वो आपको स्पेशल रेट से ही लगने वाला है, मींस 15%, 20%, 10% उसी रेट से टैक्स लगने वाला है। अब एक और चीज समझना, सर मेंबर का जो एओपी बीओआई की इनकम में शेयर कैसे निकाला जाएगा? जो मेंबर है वो मेंबर का शेयर कैसे निकाला जाएगा? तो एक चीज समझना, आप तो बोलोगे क्या करना है, जो एओपी बीओआई की इनकम है उस पे सीधा पीएसआर अप्लाई कर दो, ऐसा करना है? आंसर इज नो। आप एक काम करो, एओपी बीओआई की इनकम निकालो और जो एओपी बीओआई की टोटल इनकम है ना, उस टोटल इनकम में से पहले रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट को आप लेस कर दो। भाई जितना जितना रेम्यूनरेशन जिसको दिया है, जितना जितना इंटरेस्ट जिसको दिया है, वो पहले आप लेस कर दो टोटल इनकम में से। तो जो रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट दिया है वो तो रेस्पेक्टिव ले लो उनका, और उसके बाद जो बचेगा उसको पीएसआर में डिवाइड कर दो। रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट लेस करने के बाद जो भी टोटल इनकम बचेगी एओपी बीओआई को, उसको आप पीएसआर में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, उसको आप पीएसआर में डिवाइड कर दो। और अब एक काम करो, जो भी पीएसआर में डिवाइड करने के बाद जो इनकम आई और रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट जो भी था उसको ऐड ऑन कर लो, और ऐड करने के बाद जो भी आएगा दैट इज द शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द एओपी बीओआई। लेकिन आप मुझे ये बोलोगे, सर एओपी बीओआई के प्रॉफिट में शेयर निकालने की जरूरत क्या है? शेयर तो एग्जेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि एओपी बीओआई ने जब ऑलरेडी टैक्स भर दिया है तो मेंबर के हाथ में शेयर एग्जेम्प्ट होना चाहिए। तो क्या मेंबर के हाथ में शेयर एग्जेम्प्ट होता है? आंसर इज यस। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर एओपी बीओआई वो एक नंबर वाली है,
एओपी बीओआई ने अगर स्लैब रेट से टैक्स भरा है, एओपी बीओआई जो है उसने अगर मान लो ये पार्ट ए वाली है, उसने एओपी बीओआई ने अगर स्लैब रेट से टैक्स भरा है तो उस केस में मेंबर का शेयर जो है वो मेंबर की इनकम में जोड़ा जाएगा। और जोड़ोगे कैसे? तो आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज कि जो भी आपका मेंबर का खुद का जो इनकम है एंड जो एओपी बीओआई से शेयर आया उसको आप टोटल कर दो, दैट इज कॉल्ड योर टोटल इनकम। उस पे आप टैक्स निकाल दो, टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और उसके बाद में आपको क्या होगा, रिबेट मिलेगी कि एओपी बीओ ने ऑलरेडी उस इनकम पे टैक्स भरा है और आपके हाथ में वापस वो इनकम टैक्सेबल हो रही है, तो यहां पे आपको रिबेट मिलेगी सेक्शन 86 में। रिबेट कैसे मिलेगी कि जो भी टैक्स लायबिलिटी उस मेंबर की आएगी मल्टीप्लाई बाय शेयर फ्रॉम एओपी बीओआई और डिवाइड बाय टोटल इनकम, इस प्रोपोर्शनेट रेट से आपको यहां रिबेट मिल जाएगी और जो बचेगा उतना टैक्स मेंबर को पे करना पड़ेगा। तो एक बात बताऊं आपको, एओपी बीओआई से जो भी शेयर इन प्रॉफिट मिलता है वो कब ऐड करने की जरूरत है मेंबर के हाथ में? सिर्फ एक ही केस में, जब एओपी बीओआई ने स्लैब रेट से टैक्स भरा है। अगर एओपी बीओआई है वो एमएमआर से टैक्स भरता है या हायर रेट से टैक्स भरता है तो उस केस में मेंबर का शेयर मेंबर के हाथ में ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर एओपी बीओआई ने स्लैब रेट से टैक्स भरा है तो एओपी बीओआई से जो भी मेंबर को इनकम मिलेगा वो मेंबर के हाथ में ऐड होगा, टोटल इनकम में लेंगे और टैक्स निकालेंगे और फिर उस पर रिबेट मिलेगा सेक्शन 86 का। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 86 का आपको रिबेट लेना है वो आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने के बाद लेना है। मींस आप एक काम करो, जो भी तुम्हारा इनकम आता है उस पर टैक्स निकालो, ऐड करो सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करो और उसके बाद जो भी डबली टैक्स इनकम है उस पर आप रिबेट लोगे प्रोपोर्शनेटली। रिबेट कैसे मिलेगा कि जो भी टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय एओपी बीओआई से शेयर कितना है उतना प्रोपोर्शनेटली आपको रिबेट यहां पे मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, ये रिबेट नहीं मिलेगा अगर एओपी बीओआई ने टैक्स नहीं भरा। एओपी बीओआई का इनकम 2.5 लाख से कम था तो एओपी बीओआई ने अगर कोई भी टैक्स नहीं भरा तो ये रिबेट है वो मेंबर को नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, ये सेम वैसा का वैसा कंसेप्ट जैसा मैंने पार्टनरशिप फर्म में बताया था। एक बात बताओ, अगर कोई भी मेंबर है वो किसी एओपी बीओआई में इंडिविजुअल कैपेसिटी पे मेंबर है और उसको इंटरेस्ट मिलता है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे मिलता है तो उस पे 40 बीए नहीं लगेगा, मींस वो इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। मैंने क्या बोला? अगर कोई भी मेंबर किसी एओपी बीओआई में इंडिविजुअल कैपेसिटी पे मेंबर है और इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे मिल रहा है तो उस पे 40 बीए नहीं लगेगा, मींस जितना इंटरेस्ट है वो पूरा अलाउ हो जाएगा एओपी बीओआई को। या फिर कोई मेंबर वहां पे मेंबर है इन द एओपी बीओआई ऑन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे और इंटरेस्ट अगर उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी पे मिल रहा है तो उस पे भी 40 बीए नहीं लगेगा, मींस पूरा इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। इसका मतलब एक बात बताऊं मैं आपको, अगर कोई मेंबर है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे मेंबर है और इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, या रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे मेंबर है और रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो 40 बीए लगेगा और इंटरेस्ट आपका डिसअलाउड हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, चलो, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ टॉपिक एओपी बीओआई। Yes people, now next topic is a business trust। अब एक बात समझना, दो तरह के बिजनेस ट्रस्ट होते हैं, एक तो REIT जिसको अपन रिट बोलते हैं, दैट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और एक INVIT दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब एक चीज समझना, ये बिजनेस ट्रस्ट क्या होते हैं? क्या बिजनेस ट्रस्ट है वो लोगों से पैसा लेते हैं और वो रियल एस्टेट मार्केट में लगाते हैं। लोगों से पैसा लेते हैं और वो रियल एस्टेट मार्केट में लगाते हैं थ्रू एसपीवी या फिर खुद के भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वगैरह हो सकते हैं। अब एक चीज समझना, बिजनेस ट्रस्ट के मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे बिजनेस ट्रस्ट है वो इंडिया ग्रिड ट्रस्ट है, वो बिजनेस ट्रस्ट है, या फिर आपने सुना होगा बैंगलोर बेस्ड दो कंपनी है, एक तो एम्बेसी ऑफिस पार्क रिट और माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रिट, ये जो है ये तुम्हारे बिजनेस ट्रस्ट है। अब एक चीज समझना, ये बिजनेस ट्रस्ट का पूरा टॉपिक आप 10 मिनट ध्यान देना, आपको मैं पूरा इस चार्ट से समझा दूंगा। अगर ये चार्ट आपको समझ में आ गया तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया, और अगर ये चार्ट समझ में नहीं आया तो आपको कोई टॉपिक ये वाला टॉपिक है वो समझ में नहीं आया। तो देखो बेटा, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले सबसे ऊपर होते हैं यूनिट होल्डर। ये जो यूनिट होल्डर रहते हैं ना, ये यूनिट होल्डर इन्वेस्ट किस में करते हैं? बिजनेस ट्रस्ट में। मिस बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट खरीदते हैं तो ये यूनिट होल्डर बन जाते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदते हैं आप तो यूनिट होल्डर बनते हो, वैसे ही ये यूनिट होल्डर जो होते हैं वो यूनिट होल्डर क्या करते हैं कि बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट खरीदते हैं तो ये बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट होल्डर हो जाते हैं। और बिजनेस ट्रस्ट के पास में जो भी पैसा आता है वो बिजनेस ट्रस्ट किस में इन्वेस्ट करता है? एसपीवी में करता है। एसपीवी का मतलब यहां पे स्पेशल पर्पस व्हीकल है, और स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब कोई इंडियन कंपनी होती है जो रियल एस्टेट बिजनेस में वगैरह एंगेज होती है, दैट इज कॉल्ड योर एसपीवी, और आई कैन से दैट द स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो देखो बेटा, यहां पे 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ। सबसे ऊपर यूनिट होल्डर,
यूनिट होल्डर इन्वेस्ट किसमें करेगा? आपका बिजनेस ट्रस्ट में, और बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्ट किसमें करेगा? एसपीवी में। तो मैंने क्या बोला? सबसे ऊपर यूनिट होल्डर, यूनिट होल्डर विल इन्वेस्ट इन द बिजनेस ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट विल इन्वेस्ट इन द एसपीवी। अब एक चीज समझना, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। सर ये जो बिजनेस ट्रस्ट है, इसमें ऐसा जरूरी थोड़ी है कि इन्वेस्टमेंट जो करेगा वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ शेयर के थ्रू करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो बिजनेस ट्रस्ट है, इस बिजनेस ट्रस्ट ने इस एसपीवी में इन्वेस्ट किया, वो डेट के माध्यम से किया, मींस या तो डिबेंचर खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, लोन दे दिया, ऐसे किया, तो क्या होगा? ये एसपीवी जो है वो इस बिजनेस ट्रस्ट को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। भैया अगर इस बिजनेस ट्रस्ट ने एसपीवी में जो इन्वेस्ट किया वो डेट के थ्रू किया, मींस डिबेंचर खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे, लोन दिया, तो उस केस में ये एसपीवी बिजनेस ट्रस्ट को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। समझने की कोशिश करना, क्या देगा? क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। अब एक चीज समझना, जो भी इंटरेस्ट बिजनेस ट्रस्ट को मिलता है, जो भी इंटरेस्ट बिजनेस ट्रस्ट को मिलता है, किससे? एसपीवी से, वो वाला इंटरेस्ट इस बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1023 एफसी। पूरा वो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में। लेकिन एक चीज समझना, वही वाला इंटरेस्ट जब यूनिट होल्डर को मिलेगा तो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। यूनिट होल्डर को मिलेगा तो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, यूनिट होल्डर के हाथ में कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा? तो एक चीज समझना, यूनिट होल्डर अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है तो 5% से टैक्सेबल होगा, और अगर यूनिट होल्डर कोई रेजिडेंट पर्सन है तो नॉर्मल टैक्स रेट मीन स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। तो ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। बिजनेस ट्रस्ट है, वो बिजनेस ट्रस्ट ने एसपीवी में इन्वेस्ट किया थ्रू डेट। तो एक बात बताओ, एसपीवी क्या करेगा? बिजनेस ट्रस्ट को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। और एसपीवी जब बिजनेस ट्रस्ट को इंटरेस्ट दे रहा है तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में वो इंटरेस्ट पूरा एग्जेम्प्ट है ड्यू टू सेक्शन 1023 एफसी, बट दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर। तो मैं बताऊं, यहां पे पास थ्रू स्टेटस मिलेगा, इसको बोला जाता है पास थ्रू स्टेटस। और ये पास थ्रू स्टेटस का मतलब क्या होता है कि बिजनेस ट्रस्ट एज इट इज इनकम को पास ऑन कर रहा है, उसके हाथ में कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं है। टैक्स इंप्लीकेशन यूनिट होल्डर के हाथ में, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। वो इंटरेस्ट है वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। अगर नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी यूनिट होल्डर है तो 5% की रेट से, और अदर यूनिट होल्डर है तो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होगा। अब एक चीज समझना, सर जब ये एसपीवी ने इंटरेस्ट दिया बिजनेस ट्रस्ट को तो उसके हाथ में एग्जेम्प्ट था, तो टीडीएस काटने की जरूरत है? आंसर इज नो, नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस। अब एक चीज समझना, जब बिजनेस ट्रस्ट ने यहां यूनिट होल्डर को दिया टैक्सेबल है तो क्या टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज यस, 194 एलबीए में टीडीएस कटेगा। और ये 194 एलबीए में टीडीएस कौन सी रेट से कटेगा? यूनिट होल्डर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है तो 5% की रेट से, और अदर है तो 10% की रेट से। नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है तो 5% की रेट से, और अदर है तो 10% की रेट से टीडीएस है, वो टीडीएस कट जाएगा। अब एक और चीज समझना, सर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि बिजनेस ट्रस्ट जो इन्वेस्ट करेगा एसपीवी में वो सिर्फ डेट के थ्रू करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है इक्विटी में इन्वेस्ट किया, मींस यहां एसपीवी के शेयर खरीदे। अब एक बात बताओ, एसपीवी के शेयर खरीदे तो ऑब्वियसली ये एसपीवी जो है वो बिजनेस ट्रस्ट को क्या देगा? डिविडेंड देगा। एसपीवी जो है वो एसपीवी बिजनेस ट्रस्ट को क्या देगा? डिविडेंड देगा। एक बात बताऊं, ये डिविडेंड भी एग्जेम्प्ट है इन हैंड्स ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट। ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा इन हैंड्स ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट अंडर सेक्शन 1023 एफसी। लेकिन एक चीज समझना, ये जो डिविडेंड है ये यूनिट होल्डर के हाथ में क्या होगा? तो आपको यूनिट होल्डर के हाथ में, ये पास थ्रू स्टेटस है, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन एक चीज समझना, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल तभी होगा जब एसपीवी ने सेक्शन 115BAA लिया है। 115BAA मींस वो 22% वाली टैक्स रेट वाला सेक्शन। तो जो 115BAA अगर एसपीवी ने लिया है तो उस केस में ये डिविडेंड है, ये यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। और कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा? अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है तो आप देखो 10% की रेट से, और अदर है तो नॉर्मल टैक्स रेट की रेट से। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना, अगर डिविडेंड मिलता है वो डिविडेंड बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1023 एफसी। बट वो डिविडेंड जो है वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, बट वो टैक्सेबल तभी होगा जब एसपीवी ने टैक्स भरा था 115BAA में। अगर 115BAA मींस कंसेशनल रेट से टैक्स भरा एसपीवी में तो उस केस में वो डिविडेंड है वो टैक्सेबल होगा किसके हाथ में? टैक्सेबल होगा यूनिट होल्डर के हाथ में। कौन सी रेट से? नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है तो 10%, अदर है तो नॉर्मल टैक्स रेट से। नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है तो 10%, अदर है तो नॉर्मल टैक्स रेट की रेट से। लेकिन एक चीज समझना, सर जब आप बोल रहे हो कि जो डिविडेंड है वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में तो पूरा एग्जेम्प्ट है, तो क्या यहां एसपीवी टीडीएस काटेगी? आंसर इज नो, एसपीवी को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है।
लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर ये जो बिजनेस ट्रस्ट है इसने जब डिविडेंड यूनिट होल्डर को दिया और यूनिट होल्डर के हाथ में अगर वो टैक्सेबल हो रहा है, क्योंकि एसपीवी ने 115BAA लिया था, तो यूनिट होल्डर के हाथ में वो टैक्सेबल हो रहा है, तो टीडीएस कटेगा। आंसर इज यस। कौन सी सेक्शन में कटेगा? 194 LBA में कटेगा। अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को दिया तो भी 10% की रेट से टीडीएस कटेगा, और अगर रेजिडेंट को दिया तो भी 10% की रेट से टीडीएस कटेगा। लेकिन एक चीज समझना, ये डिविडेंड जो है ये यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल तभी होता है जब एसपीवी ने 115BAA में टैक्स भरा है। अगर एसपीवी ने नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स भरा है, जो एसपीवी है एसपीवी ने नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स भरा है, तो उस केस में वो डिविडेंड बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में भी एग्जेम्प्ट है और यूनिट होल्डर के हाथ में भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1023FD। तो देखो बेटा, मैंने आपको अभी तक दो इनकम के बारे में बताया। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। देखो, सबसे ऊपर यूनिट होल्डर, यूनिट होल्डर विल इन्वेस्ट इन द बिजनेस ट्रस्ट विल इन्वेस्ट इन द एसपीवी। एसपीवी से इंटरेस्ट मिला, वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट है, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। कौन सी रेट से? 5% नॉर्मल टैक्स रेट से टीडीएस कटेगा, 5% 10% से। अब एक चीज समझना, डिविडेंड मिला किसको? बिजनेस ट्रस्ट को, एसपीवी से। एसपीवी से बिजनेस ट्रस्ट को अगर डिविडेंड मिला तो आपको यह देखना है कि एसपीवी जो है उसने जब बिजनेस ट्रस्ट को डिविडेंड दिया तो डिविडेंड बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट है ड्यू टू सेक्शन 1023FC। लेकिन वो वाला डिविडेंड यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल तभी होगा जब एसपीवी ने 115BAA लिया है। एसपीवी ने 115BAA में टैक्स भरा है, तो उस केस में वो डिविडेंड है वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है तो 10% की रेट से, और अदर है तो नॉर्मल टैक्स रेट की रेट से। लेकिन अगर मान लो एसपीवी ने नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स भरा है, 115BAA नहीं लिया, तो उस केस में डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो जाएगा इन हैंड्स ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट एज वेल एज द एसपीवी। दोनों के हाथ में वो क्या हो जाएगा? सॉरी, इन हैंड्स ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट एज वेल एज द यूनिट होल्डर, दोनों के हाथ में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द रेट। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं वो सिर्फ अभी रेट के बारे में बात करूंगा नेक्स्ट 2 मिनट। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन कि जो भी तुम्हारा रेट है, रेट का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ऐसे इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं जो खुद के मॉल बनाते हैं, खुद के शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, खुद के कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड रिट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो गाइज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है उसका जो भी ओन प्रॉपर्टी है, ओन रियल एस्टेट असेट है, किसकी? रिट की। रिट की जो ओन रियल एस्टेट असेट है उस पे अगर कोई भी इनकम मिलता है, मींस रेंटल इनकम मिलता है, जैसे मान लो रिट का खुद का मॉल है, रिट का खुद का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, और उस पे जो रेंटल इनकम मिलता है ना, वो रेंटल इनकम एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1023FCA, बट दैट रेंटल इनकम विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, लेकिन कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा? तो मैं बताऊं, यहां पे रेट क्या रहेगी? नॉर्मल टैक्स रेट। तो क्या टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज यस। 194 LBA में टीडीएस कटेगा रेंटल इनकम पे जब बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर को देगा। सर टीडीएस है वो कौन सी रेट से कटेगा? तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है तो रेट इन फोर्स। रेट इन फोर्स मतलब जो आगे वाले के लिए टैक्स रेट है उस रेट से टीडीएस काट लो। लेकिन अगर वो रेजिडेंट है तो उस केस में 10% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, जो भी रेट होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उनका जो भी रेंटल इनकम आता है ऑन द ओन प्रॉपर्टी, ओन प्रॉपर्टी पे रेंटल इनकम आया, वो रेट के हाथ में पूरा एग्जेम्प्ट है ड्यू टू सेक्शन 1023FCA, बट इट विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर एट नॉर्मल टैक्स रेट। और यहां पे बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर का टीडीएस काटेगा रेट इन फोर्स या 10% की रेट से। अब एक चीज समझना, ये 3 इनकम को छोड़ के जो मैंने 3 इनकम बताई, एक तो इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी, दूसरा डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी, और तीसरा रेंटल इनकम ऑफ द रेट ऑन द रियल एस्टेट ओन असेट पे। इन 3 इनकम को छोड़ के बाकी कोई भी इनकम होती है बिजनेस ट्रस्ट की, तो उसके बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल होगी। तो बिजनेस ट्रस्ट की कोई भी अदर इनकम होती है, अगर वो LTCG 112 वाला है तो 20% से टैक्सेबल होगा। अगर वो STCG 111A वाला है तो 15% की रेट से टैक्सेबल होगा। STCG 111A वाला है तो 15% की रेट से टैक्सेबल होगा। और बाकी कोई भी इनकम होती है किसको? बिजनेस ट्रस्ट को, तो वो MMR की रेट से टैक्सेबल होगी। बाकी कोई भी इनकम होती है किसको? बिजनेस ट्रस्ट को, तो वो MMR की रेट से टैक्सेबल होगी। और एक चीज समझना, जब बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में ये ऑल अदर इनकम टैक्सेबल हो जाती है तो ये बाकी सब इनकम जो है वो यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 1023FD। 1023FD में क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो मैं आपको एक बात बोलूं, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में 3 इनकम है, वो क्लियरली एग्जेम्प्ट है। कौन कौन सी? एक तो इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी, एक तुम्हारा डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी, और तीसरा रेट के केस में रियल एस्टेट ओन असेट पे जो भी इनकम आता है, रेंटल इनकम, वो ये तीनों जो इनकम है वो क्लियरली एग्जेम्प्ट है इन हैंड्स ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट। बाकी इनकम है वो टैक्सेबल है। और एक बात बताऊं मैं, यूनिट होल्डर के हाथ में 3 इनकम ही टैक्सेबल है। कौन कौन सी?
एक तो एसपीवी वाला इंटरेस्ट आता है वो, दूसरा एसपीवी से डिविडेंड आता है वो, लेकिन डिविडेंड तभी टैक्सेबल होगा जब एसपीवी ने सेक्शन 115 में टैक्स भरा है। और तीसरा जो रेट से रेंटल इनकम आती है वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, बाकी जितनी भी इनकम आएगी वो यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगी ड्यू टू द सेक्शन 1023 अब एक और चीज समझना। सर एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि भैया ये इनकम जो है वो यूनिट होल्डर के हाथ में जो है टैक्सेबल हो रही है एंड ऑल, तो अब एक चीज समझना, यहां पे वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ये आता है कि जो भी इनकम बिजनेस ट्रस्ट को होगी और उसमें से जितनी इनकम यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, यूनिट होल्डर के हाथ में उसका नेचर एंड प्रपोर्शन सेम लिया जाएगा। यूनिट होल्डर के हाथ में वो इनकम का नेचर एंड प्रपोर्शन सेम लिया जाएगा। नेचर, पहली तो चीज वही नेचर की इनकम होगी यूनिट होल्डर के हाथ में, और उसका प्रपोर्शन भी सेम होगा। यहां प्रपोर्शन सेम होने का मतलब क्या होता है, जैसे आई कैन टेक अ एग्जांपल कि जो भी बिजनेस ट्रस्ट है उस बिजनेस ट्रस्ट को फॉर एन एग्जांपल इस साल में 100 करोड़ का इनकम हुआ, और 100 करोड़ में से मान लो 20 करोड़ का एसपीवी से इंटरेस्ट है और 80 करोड़ का अदर इनकम है। 100 करोड़ में से 20 करोड़ एसपीवी से इंटरेस्ट है, 80 करोड़ का अदर इनकम है। अब एक बात समझना, इस साल क्या हुआ, उस बिजनेस ट्रस्ट ने यूनिट होल्डर को सिर्फ 50 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मैं बताऊं जो 50 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया उसमें से ये बोलूं मैं कि 10 करोड़ का इंटरेस्ट है एंड 40 करोड़ का अदर इनकम है। 10 करोड़ का इंटरेस्ट एंड 40 करोड़ का अदर इंटरेस्ट मींस नेचर एंड प्रोपोर्शन सेम लिया जाएगा। अब इसका मतलब मैं ये बोलूं कि भैया 10 करोड़ जो होगा वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा और 40 करोड़ की जो अदर इनकम यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होगी। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक यूनिट होल्डर हूं, मैं एक सिंगल यूनिट होल्डर हूं, मुझे इस साल 10,000 का इनकम मिला, तो मैं बोलूं आउट ऑफ 10,000 मेरे हाथ में 10,000 में से मेरे हाथ में 20,000 इंटरेस्ट माना जाएगा और 80,000 अदर 10,000 में से 2,000 इंटरेस्ट माना जाएगा एंड 8,000 अदर इनकम मानी जाएगी। और इन सिंपल वर्ड आई कैन से दैट 2,000 मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा और 8,000 है वो मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जो 2,000 है वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा और बाकी वाला 8,000 है वो मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलो समझा कि नहीं समझा? समझा। अब एक और चीज समझना, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। इधर देखो बेटा, तो ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है, जो मैंने आपको बताया यहां पे आप समझ लेना एक बार। अब एक और चीज समझना, जो यूनिट होल्डर है वो यूनिट होल्डर अगर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट को बेचता है तो उस केस में क्या होगा। तो यूनिट होल्डर ने अगर यूनिट बेची किसकी, बिजनेस ट्रस्ट की, तो दो चीजें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिपेंड्स करेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग पे, और पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ का देखा जाएगा। अब एक चीज समझना, अगर मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 10% से टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 112A अगर वो लिस्टेड यूनिट है। तो अगर वो लिस्टेड यूनिट है और उस पे एसटीटी पे किया था एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ इन एक्सेस ऑफ 1 लाख विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ देन 111A में वो आप 15% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर मान लो बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट है वो लिस्टेड नहीं है, एक बात बताओ, इस साल से अमेंडमेंट किया है निर्मला सीतारमण जी ने और बोला है कि दिस इज नॉट नेसेसरी टू लिस्ट द लाइक बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट। पहले क्या था, बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट है वो लिस्टेड ही होना चाहिए था, बट अब लिस्टेड वाला कंडीशन हटा दिया गया है। तो अगर मान लो बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट लिस्टेड नहीं है तो भी चलेगा, अगर अनलिस्टेड यूनिट है तो भी चलेगा। तो अनलिस्टेड यूनिट है अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 20% से टैक्सेबल होगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो आपका नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, यहां पे एक कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सर। स्पॉन्सर क्या होता है, जो बिजनेस ट्रस्ट को स्पॉन्सर करता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। जैसे मान लो एक एसपीवी है, एसपीवी के अपन सब लोग शेयर होल्डर है, हमको बिजनेस ट्रस्ट बनाना है, तो एसपीवी के कुछ शेयर बिजनेस ट्रस्ट को देने पड़ेंगे, एसपीवी के कुछ शेयर बिजनेस ट्रस्ट को देने पड़ेंगे और बिजनेस ट्रस्ट आपको क्या देगा, यूनिट देगा। तो एक चीज समझना, जो स्पॉन्सर है उस स्पॉन्सर ने क्या किया, एसपीवी के शेयर जो थे वो बिजनेस ट्रस्ट को दिए और बिजनेस ट्रस्ट ने उसके बदले में यूनिट दिया, देन इट वोंट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, इस केस में कैपिटल गेन नहीं लगेगा ड्यू टू सेक्शन 47। तो सेक्शन 47 क्या बोलती है कि अगर मान लो कोई स्पॉन्सर है, उसने क्या किया कि बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट ली और एसपीवी के शेयर दिए, तो ये जो एक्सचेंज हुआ ना वो एक्सचेंज ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, उस केस में कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब भी आप बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज यस। कॉस्ट किसका लोगे आप? एसपीवी के शेयर का लोगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लोगे? एसपीवी के शेयर से। और अगर इंडेक्सेशन होता है तो इंडेक्सेशन भी आप कहां से लोगे? एसपीवी के शेयर से। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, बिजनेस ट्रस्ट को अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है।
जो बिजनेस ट्रस्ट है वो बिजनेस ट्रस्ट को अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, भले इनकम हो, लॉस हो, कुछ भी हो, दे हैव टू फाइल द रिटर्न, मींस उनको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब एक बात समझना, एसपीवी का मतलब क्या होता है? तो एसपीवी का मतलब कोई भी इंडियन कंपनी जो रियल एस्टेट बिजनेस में है और बिजनेस ट्रस्ट जिसमें 50% और मोर का शेयर होल्डिंग रखता है, बिजनेस ट्रस्ट है उसमें 50% और मोर का शेयर होल्डिंग रखता है, तो उसको बोला जाएगा एसपीवी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द इन्वेस्टमेंट फंड। इन्वेस्टमेंट फंड, अब एक बात समझना, इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है और वो पैसा क्या करते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट फंड को देते हैं और इन्वेस्टमेंट फंड उसको आगे कहीं मार्केट में लगाता है, या इन्वेस्टमेंट फंड है वो कोई स्टार्टअप वगैरह को फंडिंग करता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फंड। अब एक बात समझना, इन्वेस्टमेंट फंड है उसकी कुछ कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 के एग्जांपल में मैं बता दूं, इन्वेस्टमेंट फंड जैसे वेंचर कैपिटल फंड है, एसएमई फंड है, सोशल वेंचर फंड्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होते हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटेगरी 1। और कैटेगरी 2 जो है जिसमें प्राइवेट इक्विटी फंड्स, डेट फंड, फंड्स ऑफ फंड्स है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फंड। तो एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट फंड में जो पैसा लगाते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिट होल्डर। ये बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, ये बड़े ही पैसे वाले लोग होते हैं और जिनके पास बहुत अपार धन संपदा होती है, दैट इज कॉल्ड योर यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर पैसा किसमें लगाते हैं? इन्वेस्टमेंट फंड में। और इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो फिर पैसा मार्केट में लगाता है या खुद बिजनेस करता है या किसी स्टार्टअप को फंड करता है एंड ऑल, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फंड। अब एक चीज समझना, इन्वेस्टमेंट फंड जो है ना, उसकी जितनी भी इनकम होती है, जो भी इनकम इन्वेस्टमेंट फंड की होगी, वो ऑल इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में एग्जेम्प्ट है। इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में ऑल इनकम एग्जेम्प्ट है, सिर्फ पीजीबीपी को छोड़ के। पीजीबीपी है वो इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल होगी, बाकी पीजीबीपी को छोड़ के बाकी सब इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में एग्जेम्प्ट होगी। एंड यूनिट होल्डर के हाथ में मैं बता दूं, जो भी इनकम इन्वेस्टमेंट फंड से मिलेगी वो ऑल इनकम यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, पीजीबीपी को छोड़ के, बिकॉज पीजीबीपी पे टैक्स इन्वेस्टमेंट फंड ने भर दिया तो यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट है। तो इन सिंपल वर्ड मैं आपको बताता हूं, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में ऑल इनकम इज एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट पीजीबीपी, और यूनिट होल्डर के हाथ में ऑल इनकम इज टैक्सेबल एक्सेप्ट पीजीबीपी, पीजीबीपी को छोड़ के। अब एक और चीज समझना, सर जो इन्वेस्टमेंट फंड है उसकी टैक्स रेट क्या रहेगी? तो उसकी टैक्स रेट डिपेंड करेगी कि इन्वेस्टमेंट फंड है उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब आप बोलोगे टैक्स रेट की क्या जरूरत, पीजीबीपी की इनकम के लिए टैक्स रेट की जरूरत पड़ेगी ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट फंड है वो कौन से फॉर्म में है। इन्वेस्टमेंट फंड अगर कंपनी या पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में तो 30% से टैक्स लगेगा, और किसी अदर फॉर्म में है तो एमएमआर की रेट से टैक्स लगेगा। तो इन्वेस्टमेंट फंड है वो इन्वेस्टमेंट फंड अगर मान लो कंपनी पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में तो 30% और अदर फॉर्म में है तो एमएमआर की रेट से टैक्स लगेगा। अब एक और चीज समझना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सर जब इन्वेस्टमेंट फंड जब यूनिट होल्डर को इनकम देगा तो यूनिट होल्डर के हाथ में ऑल इनकम टैक्सेबल है, ऑल इनकम टैक्सेबल है पीजीबीपी को छोड़ के, तो क्या इन्वेस्टमेंट फंड को टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज यस, टीडीएस काटना पड़ेगा। कौन सी सेक्शन में टीडीएस कटेगा? 194 LBB करके सेक्शन। और सर कौन सी रेट से कटेगा? तो उस पर डिपेंड करेगा कि भैया सबसे पहली चीज वो तुम्हारा यूनिट होल्डर है कौन। यूनिट होल्डर अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है तो रेट इन फोर्स से टीडीएस कटेगा, मींस जो भी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट एप्लीकेबल है उस रेट से टीडीएस कटेगा। बट अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को छोड़ के कोई रेजिडेंट यूनिट होल्डर है तो 10% की रेट से टीडीएस कटेगा, बिकॉज ऑल इनकम इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द ऑल इनकम इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर एक्सेप्ट पीजीबीपी। टीडीएस कटेगा, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है तो रेट इन फोर्स, और अगर अदर है तो 10% की रेट से टीडीएस कटेगा। अब एक और चीज समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट, कि जो भी इन्वेस्टमेंट फंड को इस साल में इनकम होती है यूनिट होल्डर के हाथ में उसका नेचर एंड प्रपोर्शन सेम लिया जाएगा। मींस जो नेचर एंड प्रपोर्शन की इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में है वो सेम नेचर एंड प्रपोर्शन है वो यूनिट होल्डर के हाथ में लिया जाएगा, वो सेम नेचर एंड प्रपोर्शन है वो यूनिट होल्डर के हाथ में लिया जाएगा। लेकिन यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है, इधर देखना, अगर इन्वेस्टमेंट फंड को इस साल में मान लो 100 करोड़ का इनकम हुआ और इन्वेस्टमेंट फंड ने यूनिट होल्डर को ओनली 70 करोड़ का इनकम ही डिस्ट्रीब्यूट किया। इनकम कितना हुआ था इन्वेस्टमेंट फंड को? 100 करोड़ का, उसमें से ओनली 70 करोड़ है वो यहां पे यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो भी यूनिट होल्डर के हाथ में पूरा 100 करोड़ टैक्सेबल होगा। मींस जितना इनकम इन्वेस्टमेंट फंड को इस साल होता है ऑन द लास्ट डे दैट इज द 31 मार्च, ये मान लिया जाएगा कि सब इनकम यूनिट होल्डर को क्रेडिट कर दिया है और यूनिट होल्डर के हाथ में पूरा 100 करोड़ है वो टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी को छोड़ के ऑब्वियसली।
अब एक और चीज समझना सर, टीडीएस क्या पूरे 100 करोड़ पे कटेगा? आंसर इज यस, टीडीएस पूरे 100 करोड़ पे कटेगा। अब एक चीज समझना, पूरा 100 करोड़ है वो अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल हो गया। नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट फंड ने वो 30 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया, 70 करोड़ पहले ही कर दिया था, 30 करोड़ नेक्स्ट ईयर डिस्ट्रीब्यूट किया, तो क्या 30 करोड़ अगले साल की वापस इनकम बनेगी? आंसर इज नो, अगले साल की 30 करोड़ वापस इनकम नहीं बनेगी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना सर, यहां पे इन्वेस्टमेंट फंड जो होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट फंड को अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। दे हैव टू फाइल द रिटर्न, उनको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि सर इन्वेस्टमेंट फंड को अगर लॉस हुआ तो लॉस का क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फंड को लॉस हुआ, प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट में पीजीबीपी का प्रॉफिट पे इन्वेस्टमेंट फंड टैक्स भरता है, अदर प्रॉफिट पे यूनिट होल्डर टैक्स भरता है। लेकिन लॉसेस है, वो लॉसेस भी क्या यूनिट होल्डर को बांटे जाएंगे? पहले नहीं बांटे जाते थे, लेकिन लास्ट ईयर से, दैट इज प्रीवियस ईयर 1920 से, प्रीवियस ईयर 1920 से उन्होंने अमेंडमेंट किया और उन्होंने बोला कि यस, जो लॉसेस है पीजीबीपी को छोड़ के, बिकॉज पीजीबीपी का इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल है, तो लॉसेस भी इन्वेस्टमेंट फंड है वो खुद ही कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ करेगा। बट पीजीबीपी को छोड़ के जो भी लॉसेस होते हैं इन्वेस्टमेंट फंड के, वो यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। उस यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसने 12 मंथ तक यूनिट होल्ड किया है या हेल्ड किया है। तो मैंने क्या बोला, अब अगर इन्वेस्टमेंट फंड का कोई भी लॉस होता है तो पीजीबीपी का लॉस हुआ। देखो एक और चीज समझना, पहले लॉसेस को सेट ऑफ करेगा इन्वेस्टमेंट फंड। जैसे मान लो पीजीबीपी का लॉस है और उसके सामने कैपिटल गेन है तो उसको सेट ऑफ करेगा, ठीक है। या मान लो आईएफओएस का इनकम है और पीजीबीपी का लॉस है तो उसको सेट ऑफ करेगा, या आईएफओएस का लॉस है कैपिटल गेन है तो उसको सेट ऑफ करेगा, आईएफओएस का लॉस है पीजीबीपी का इनकम है उसको सेट ऑफ करेगा। तो पहले सेट ऑफ तो इन्वेस्टमेंट फंड ही करेगा, और सेट ऑफ करने के बाद अगर कोई लॉस बचा, वो लॉस अगर पीजीबीपी का है तो इन्वेस्टमेंट फंड खुद ही उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा। लेकिन अगर वो अदर लॉस है तो वो यूनिट होल्डर के हाथ में बांट दिया जाएगा, यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और उस यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिसने 12 मंथ तक यूनिट है वो हेल्ड की है, 12 मंथ तक उसने यूनिट रखी है, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, लेकिन सर व्हाट अबाउट द लॉसेस as on 31st March 2019? बिकॉज होता क्या था, प्रीवियस ईयर 18-19 से पहले, प्रीवियस ईयर 18-19 एंड उससे पहले क्या होता था कि जो भी लॉसेस होते थे वो इन्वेस्टमेंट फंड खुद ही कैरी फॉरवर्ड करता था, यूनिट होल्डर को नहीं बांटा जाता था। तो उन्होंने लास्ट ईयर अमेंडमेंट किया कि जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं पीजीबीपी को छोड़ के इन हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड ऑन 31st March 2019, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर होल्डिंग यूनिट एज ऑन 31st March 2019। तो जिसके पास 31st March 2019 को यूनिट होगी, उस यूनिट होल्डर को वो लॉसेस है वो बांट दिया जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लॉसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड सेट ऑफ करने के बाद पीजीबीपी का लॉस है या अदर हेड का लॉस है। पीजीबीपी का लॉस है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बाय इन्वेस्टमेंट फंड ओनली, लेकिन अदर हेड का लॉस है, आपको देखना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो 31st March 2019 के थे, डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर होल्डिंग यूनिट एज ऑन 31st March 2019 एंड कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बाय यूनिट होल्डर फॉर द रिमेनिंग पीरियड। मतलब जितने पीरियड तक इन्वेस्टमेंट फंड ने किया वो इन्वेस्टमेंट फंड ने किया, उसके बाद का रिमेनिंग पीरियड है वो यूनिट होल्डर को मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो करंट ईयर का जो लॉस है तो डिस्ट्रीब्यूट टू यूनिट होल्डर कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बाय यूनिट होल्डर इफ यूनिट होल्ड बाय द यूनिट होल्डर फॉर 12 मंथ और मोर। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। अब एक चीज समझना, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या होता है वो आपने ऑलरेडी लॉ में पढ़ा हुआ है, सरफेसी करके, सरफेसी और सरफासी जो आप बोलते हो, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। अब एक चीज समझना, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट होता है और उसके इन्वेस्टर होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में, और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की जो इनकम है वो इन्वेस्टर को मिलती है। अब एक चीज समझना, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को जो भी सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी से इनकम होती है दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी से जो भी इनकम होती है दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट, बट दैट इनकम विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर। इन्वेस्टर के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस। तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट जब भी इन्वेस्टर को ये इनकम देगा तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज यस। कौन सी सेक्शन में टीडीएस काटेंगे? 194 LBC में। 194 LBC सेक्शन है उसमें टीडीएस कटेगा। टीडीएस कौन सी रेट से कटेगा? तो आपको देखना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टर है वो कौन है। अगर वो इन्वेस्टर है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है, इन्वेस्टर है वो अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 25% से टीडीएस काटो। अगर वो अदर रेजिडेंट पर्सन है तो 30% से टीडीएस काटो, और अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है तो उस केस में रेट इन फोर्स से टीडीएस काटो। तो आपको क्या देखना है कि भैया इन्वेस्टर है वो कौन है। इन्वेस्टर अगर मान लो रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है 25% की रेट से, अगर मान लो अदर रेजिडेंट पर्सन है तो 30% की रेट से, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है तो बेटा रेट इन फोर्स की रेट से टीडीएस काटो। अब एक और चीज समझना है यहां पे कि जो भी सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को इनकम होती है, इन्वेस्टर के हाथ में वो इनकम है, उसका नेचर एंड प्रोपोर्शन सेम लिया जाएगा।
इन्वेस्टर के हाथ में नेचर एंड प्रपोर्शन सेम लिया जाएगा, अगर लॉस है तो लॉस भी लिया जाएगा, गेन है तो गेन भी लिया जाएगा। मींस नेचर एंड प्रपोर्शन है वो इन्वेस्टर के हाथ में सेम लिया जाएगा। अब एक और चीज समझना, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को मान लो 100 करोड़ का इनकम हुआ और आउट ऑफ दैट ओनली 70 करोड़ इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर के हाथ में क्या 70 करोड़ ही टैक्सेबल होगा? ना, यूनिट होल्डर के हाथ में पूरा 100 करोड़ टैक्सेबल हो जाएगा। यूनिट होल्डर है वो यूनिट होल्डर के हाथ में पूरा 100 करोड़ टैक्सेबल हो जाएगा। टीडीएस है वो टीडीएस भी पूरे 100 करोड़ पे काटना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, यहां पे सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का मीनिंग क्या होता है? तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का मतलब अगर कोई एसपीवी है जो कि सेबी ऑफर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइजेशन डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन 2008 में काम करता है, या फिर एसपीवी ऐसा वाला जो गाइडलाइंस ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट इशूड बाय आरबीआई उसमें काम करता है, या ट्रस्ट सेटअप बाय द सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो सरफासी एक्ट 2002 या फिर आरबीआई डायरेक्शन और गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपने सेटअप किया है तो उसको अपन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट बोलेंगे। अब एक और चीज समझना, यहां पे मैंने एक कॉमन नोट दे रखा है तीनों टॉपिक के लिए कि जो भी तुम्हारा बिजनेस ट्रस्ट है, इन्वेस्टमेंट फंड एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है, ये तीनों लोग क्या करेंगे? अपने यूनिट होल्डर को अपनी इनकम के नेचर के बारे में और प्रपोर्शन के बारे में हर साल जैसे ही प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा, असेसमेंट ईयर में 30 जून तक एक स्टेटमेंट फाइल करेंगे और उस स्टेटमेंट में सब इनकम का डिटेल दे रखा होगा। तो मैंने क्या बोला कि जो भी तुम्हारा बिजनेस ट्रस्ट है, इन्वेस्टमेंट फंड एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है, वो क्या करेंगे कि जो भी उनको इनकम हुई उस इनकम का नेचर एंड प्रपोर्शन का डिटेल है वो अपने यूनिट होल्डर को देंगे। कब तक? आपका 30 जून तक, जैसे ही प्रीवियस ईयर कंप्लीट हुआ 30 जून तक यूनिट होल्डर को देंगे, जिससे कि यूनिट होल्डर को पता चल सके और उसके अकॉर्डिंग वो अपना रिटर्न फाइल कर सके। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी देना पड़ेगा टिल 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो जैसे ही प्रीवियस ईयर कंप्लीट हुआ 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीआईटी पीसीआईटी को स्टेटमेंट सबमिट करेंगे। लेकिन एक अमेंडमेंट ये है कि बेटा जो भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट फंड है वो इन्वेस्टमेंट फंड को यहां पे देना पड़ेगा अप टू 15 जून तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। मैं सीआईटी पीसीआईटी को कब तक देते हैं? बाकी सबको देना है 30 नवंबर तक, लेकिन अगर मान लो इन्वेस्टमेंट फंड है तो उसको 15 जून तक है वो सीआईटी पीसीआईटी को स्टेटमेंट है वो सबमिट करना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक कॉल बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, एओपी, बीओआई एंड पार्टनरशिप फर्म। अपन ने 5 टॉपिक है वो आज कंप्लीट किए। अब एक और चीज समझना, इसके अगला जो रिवीजन लेक्चर होगा जो ट्रस्ट से रिलेटेड होगा, टैक्सेशन ऑफ द चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट एज वेल एज द तुम्हारा एक्रिएटेड इनकम, उससे रिलेटेड वो टॉपिक होगा। अब एक और चीज बता दूं मैं आपको कि वो लेक्चर मैंने ऑलरेडी जो पुराना रिवीजन लेक्चर था उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो मैं एज इट इज आपको री अपलोड करने वाला हूं, तो आपको एज इट इज वो री अपलोड होगा। और एक और चीज समझना, उसके बाद का रिवीजन लेक्चर है जो मैट, एएमटी और एसईजेड से रहेगा, वो भी मैं एज इट इज री अपलोड करने वाला हूं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कि जब भी आप रिवीजन लेक्चर देखते हो, कौन सा वाला? टैक्सेशन ऑफ द ट्रस्ट वाला। तो टैक्सेशन ऑफ द ट्रस्ट वाला देखते हो तो आपको सिर्फ एक छोटा सा 2 अमेंडमेंट है छोटू जिसको आपको ध्यान रखना है। एक तो तुम्हारा कि जब भी आप किसी भी दूसरे ट्रस्ट को जो 12AA में रजिस्टर्ड है, किसी दूसरे ट्रस्ट को जो 12AA में रजिस्टर्ड है या इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 1023C, उनको एज अ कॉर्पस अगर कोई भी डोनेशन देते हो तो वो अप्लाइड नहीं माना जाएगा। ये इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 1023C है, ये यहां पे ऐड हुआ है बाय द फाइनेंस एक्ट 2020 से, कि अगर मान लो किसी दूसरे ट्रस्ट को जो 12AA में रजिस्टर्ड है या इंस्टीट्यूशन जो 1023C में रजिस्टर्ड है और उनको एज अ कॉर्पस आपने कोई भी डोनेशन दिया, तो वो अप्लाइड नहीं माना जाएगा करके, ठीक है। लास्ट ईयर तक यहां 12AA ही लिखा था, इस साल से इन्होंने इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 1023C भी लिख लिया। और एक और चीज समझना, एक छोटू सा अमेंडमेंट सेक्शन 11(7) में है, और 11(7) ये बोलती है कि भैया अगर कोई भी ट्रस्ट है वो 1023C में रजिस्टर्ड हो जाता है तो यहां पे 11-12 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। 11-12 है वो उसके लिए इनऑपरेटिव हो जाएगा। मींस ट्रस्ट आइदर 12AA में रजिस्टर हो सकता है या 1023C में रजिस्टर्ड हो सकता है, वो दो जगह रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। तो ये 2 छोटे-छोटे अमेंडमेंट थे जो आपको ध्यान रखने हैं जब वो रिवीजन लेक्चर आप देखते हो, उसमें वो कवर नहीं है, मैंने अभी आपको कवर करवा दिए। उसके बाद एक बात बताऊं, उसके बाद वाला जो रिवीजन लेक्चर रहेगा दैट इज द मैट, एएमटी एंड एसईजेड वाला। मैट वाले टॉपिक में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ एक चीज ध्यान रखना कि लास्ट ईयर क्या होता था, डिविडेंड जो मिलता था ना, डिविडेंड जो मिलता था कंपनी को, हो सकता है कंपनी को दूसरी कंपनी से डिविडेंड मिल सकता है, तो जो डिविडेंड मिलता था वो एग्जेम्प्ट होता था अंडर सेक्शन 1034, तो उसको अपन लेस करते थे, बिकॉज इनकम अगर एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10, 11, 12 तो उस पे मैट नहीं लगता। लेकिन इस साल से डिविडेंड टैक्सेबल होता है तो उसको आप लेस नहीं करोगे। इस साल से डिविडेंड अगर टैक्सेबल होता है तो उसको आप लेस नहीं करोगे। डिविडेंड आपने दिया उसको ऐड तो करोगे, डिविडेंड जो दिया उसको आप ऐड बैक तो करोगे, बट अगर क्रेडिट साइड में डिविडेंड मिला तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होता है तो उसको आप लेस नहीं करोगे। उसके बाद में एक और चीज समझना
बेटा कि जो भी तुम्हारा SEZ वाला टॉपिक है, SEZ वाला टॉपिक है, वो SEZ वाले टॉपिक में एक्सपोर्ट टर्नओवर किसको बोलते हैं? ऐसा टर्नओवर जो इंडिया के बाहर आपने किया है और वो इंडिया में आपने ब्रॉट मींस इंडिया में उस टर्नओवर को पैसे को लाया है इन द कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी अप टू द टाइम प्रिस्क्राइब बाय द RBI। अब एक चीज समझना, पहले क्या था यहां पे लाइक एक सेक्शन हुआ करती थी 10A, 10AA से पहले एक सेक्शन हुआ करती थी 10A, और 10A में 6 मंथ का टाइम लिमिट हुआ करता था कि 6 महीने के अंदर अंदर वो टर्नओवर इंडिया में रीपेट्रिएट करना पड़ेगा एंड ऑल। तो बट 10AA में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भैया जो वो पैसा इंडिया में लाना है एक्सपोर्ट टर्नओवर का, वो पैसा आपको इंडिया में लाना है विद इन द टाइम लिमिट परमिटेड बाय द RBI। तो ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है जब अगले 2 रिवीजन लेक्चर आप देखोगे। दोनों रिवीजन लेक्चर में और कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, तो एज इट इज जो लास्ट ईयर मैंने रिकॉर्ड किए थे वो मैं वापस आपके लिए री अपलोड करने वाला हूं करके, ठीक है। चलो, सो थैंक्स अ लॉट पीपल। और बाकी आपकी पढ़ाई जो है वो पढ़ाई ऑब्वियसली अच्छी चल रही होंगी, आप लोग पढ़ रहे होंगे, और मैं बता दूं अभी आपके लिए काफी कम टाइम बचा है। हर बार मैं बोलता हूं, इस बार भी बोल रहा हूं, काफी कम टाइम बचा है, और मैं बताऊं अब आप अपना पूरा लगा दो, जितनी जान लगा सकते हो उतना लगा दो, जितना पढ़ सकते हो उतना आप पढ़ लो। सिर्फ आपकी लाइफ में अब पढ़ाई होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। और अपने आप को थोड़ा मोटिवेट रखा करो, खुश रखा करो। तो चाहिए तो एक दिन में कभी भी आप घंटा भर खेल लिया करो, वॉक कर लिया करो, दौड़ लिया करो, जो करना है वो करो, लेकिन अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखा करो, थोड़ा मोटिवेट रखा करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके ऊपर बर्डन फेस करने लग जाओ एंड ऑल, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने को खुश रखा करो और उसके साथ साथ में आप मजे से पढ़ाई है वो पढ़ाई को कंप्लीट करो। और आप ही इमेजिन करो यार, 2-3 महीने तो है, उसके बाद में आपका एग्जाम हो जाएगा, और एग्जाम के बाद में तो मैं बताऊं आप एकदम खुले शेर हो करके, ठीक है। एग्जाम के बाद में अपन मजे करेंगे, पार्टी करेंगे, जैसा मैं बोलता हूं हमेशा कि अपन गोवा जाएंगे घूमने के लिए। तो फटाफट आप एग्जाम दो, उसके बाद में हम गोवा जाएंगे और गोवा हम घूम के आने वाले हैं। मैं बताऊं लाइफ में ना पढ़ना जो होता है ना, पढ़ना वो डिफिकल्ट टास्क है। आपको मैं बताऊं, अगर आपको जॉब करने को बोला जाए वो इजी है, पढ़ाना इजी है, ऑफिस में जॉब करना इजी है, सीए का प्रैक्टिस करना इजी है, बाकी सब काम इजी है, पढ़ना डिफिकल्ट है। बिकॉज यहां पे आपको इतने सारे सब्जेक्ट है, उसको एक साथ में मैनेज करना है, इतनी सारी बाहर की चीजें हैं, उसको एकदम दूर हटा के अपने आप को पढ़ना है। तो बेटा बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन एक बार आप पढ़ लिए ना, तो आप समझो ना, ये सोच के पढ़ो कि यार खत्म हो जाएगा, बस ये खत्म हो जाएगा। जो पढ़ाई इतने सालों से चल रही है, एक सपना लेके चल रहे हैं हम के सीए बनना है, ये सपना अपना पूरा हो जाएगा। और उसके बाद तो जो आपकी मर्जी है वो आप करो, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो करो, और जिसमें आप बेस्ट कर सकते हो, मतलब जो चीज आप बेस्ट कर सकते हो ना वो करो। मैं हमेशा जो लोग सीए बन जाते हैं, या जो भी लाइक आप भी कभी भी अपनी लाइफ में जो भी करो, मैं यही बोलता हूं कि जो आपको बेस्ट लगे ना वो आप करना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सबको बेस्ट लगना चाहिए आप जो कर रहे हो वो, नहीं, आपको खुद को अच्छा लगना चाहिए। आपको खुद को अच्छा लगना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं। मिस जब भी आप अपने आप से पूछोगे कि यार जो भी मैं कर रहा हूं क्या मैं वो सही कर रहा हूं या नहीं, अगर उसका आंसर आता है कि यस मैं बेस्ट कर रहा हूं, तो भैया आप आगे बहुत जाओगे, बहुत आगे जाओगे। और एक और चीज समझना आप लोग, अभी भी जब आप कुछ भी आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, और कभी कभी क्या होता है अपना टाइम बहुत खराब हो जाता है एंड ऑल, तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा करो कि क्या आप क्या कर रहे हो। पहली चीज, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप व्हाट्सएप पे बैठे हो, 1 घंटे से टाइम पास कर रहे हो, किसी को वैलेंटाइन डे विश कर रहे हो एंड ऑल, 1 घंटे से व्हाट्सएप पे बैठे हो, तो सबसे पहले पूछो अपने आप से कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट्सएप पे बैठे हो। दूसरी चीज, आप कौन हो, आप कौन हो मींस आप अपने बारे में, आपकी बैकग्राउंड होनी चाहिए, अपने मम्मी पापा कौन है क्या है, तो आपके बैकग्राउंड दिमाग में आनी चाहिए आपकी। और तीसरा क्वेश्चन अपने आप से ये पूछ लिया करो कि क्या आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो क्या। अगर उसका आंसर सही आता है कि यस आप सही कर रहे हो, तो आपको वो करना चाहिए। और अगर उसका आंसर आता है कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो, तो प्लीज आप वो मत करना। जैसे आप लोग अगर मान लो पढ़ाई कर रहे हो, आप पूछते हो अपने आप से कि यस मैं पढ़ाई कर रहा हूं करके, ठीक है, आपका बैकग्राउंड आपको पता है, आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्या आपको ये करनी चाहिए, ऑब्वियसली आपको ये करनी चाहिए, तो आपको उसके साथ में कंटिन्यू करना चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल। उसके बाद के जो 2 लेक्चर है वो मैंने आपको बोला कि पहले के रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, उसके बाद वाला लेक्चर में अपन वापस मिलने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।